Hello, all the students. Welcome to Icon Institute. Welcome to Icon Sees CAT. My name is Anil Sir and I welcome one and all to this video lecture series और आज की हमारी first class. And this becomes the first session on English. And I believe that when I talk about English, whichever exam you talk about, let it be the various MBA entrance exams, BBA entrance exams, law entrance exams, आप CLAT की बात करो, IPMAT की बात करो, CAT की बात करो, या फिर स्टूडेंट्स हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, लेट इट बी बैंकिंग, एसएससी, व्हाटएवर, इन सब एग्जाम्स में देयर इज वन सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड किए बिना इन सब एग्जाम्स को क्रैक करना इज नॉट इजी. So now the big question is, sir, how to do this? And I believe that a good number of students possibly आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं होगी. But I vouch all the students the moment you will start watching these sessions और आप हमारी classes को जैसे ही join करोगे, you will actually fall in love with English. This is my promise and my commitment to all the students. You will actually fall in love with English और students हमें पूरे dedication के साथ, पूरे interest के साथ अब इसको पढ़ना start करना है. And believe me students, इतनी interesting बातें हम लोग share करेंगे. अभी तक आपने जो भी English में पढ़ा वो सब एक तरफ. And now what you people are going to study, you will see like this is going to be a life-changing experience. And it is not only about clearing the exams, but besides that, आप overall आपकी personality में बहुत positive change पाओगे. आपके creativity बढ़ेगी, आपका confidence बढ़ेगा, and students will see like, okay, overall your personality will become positive. You'll be able to think in a better manner. You'll be able to articulate yourself in a better manner. तो स्टूडेंट्स आज की फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की एंड यू सी ऑन द स्क्रीन इंट्रोडक्शन टू VARC. VA बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्बल एबिलिटी एंड RC इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. स्टूडेंट्स हम किसी भी एग्जाम की बात करें, 3-4 सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. वन इज मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वन इज लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और एक सब्जेक्ट है लैंग्वेज एबिलिटी, दैट इज इंग्लिश. तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम लोग तीन चीज़ों पर मेजरली फोकस करते हैं. देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज और जब तक इन तीनों चीज़ों पर आपकी कमांड बहुत अच्छी नहीं बनेगी, स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, इंग्लिश बहुत अच्छा करना इज नॉट गोइंग टू बी ईजी. चलो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं उसके पहले आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स, जब भी आप इन सेशंस को वॉच करो, प्रॉपर टेबल एंड चेयर पर बैठें एंड जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इन सेशंस को देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. एंड प्रॉपर स्टूडेंट्स एक कॉपी और पेन लेकर बैठो. जब भी आप किसी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते हैं, किसी भी रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सेल्फ ड्राइव दैट प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. तो यस, पहले सेशन को पॉज करो, अपनी कॉपी अपना पेन रेडी करो, उस पर स्टूडेंट्स लिखो ओके इंग्लिश द वेरी फर्स्ट क्लास एंड आज की तारीख भी स्टूडेंट्स उस पर मेंशन करें. जितनी बातें हम लोग इन सभी क्लासेस में शेयर करेंगे, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखने की हैबिट डालो. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर तरीके से नोट्स अगर आप बनाते हैं तो यस आई डू अंडरस्टैंड नोट्स बनाते समय टाइम एंड एनर्जी दोनों इन्वेस्ट करना होता है, बट ये स्मार्ट वर्क है. एक बार प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए तो स्टूडेंट्स आप देखोगे उसके बाद रिविजन करना विल बिकम ईजी फॉर अस. तो आई बिलीव ऑल द स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहले तो वी नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन वोकैब. ओके, वोकैब का मतलब होता है शब्दों का मीनिंग. वर्ड्स पर स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छी कमांड आनी चाहिए. इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड दैट इज नॉट ओनली अबाउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बट अलॉन्ग विद द मीनिंग्स देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स. चाहे वो स्पेलिंग हो जाए, चाहे वो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स द टोन ऑफ द वर्ड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेन एवर वी कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड. एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, ये वोकैब का पूरा ओरिएंटेशन मैं आने वाली क्लासेस में दूंगा, बट आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि कभी भी कोई नया शब्द हमारे सामने आ जाए तो व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, बट आज एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन वोकैब. आज हम लोग मेजरली बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की. तो वर्बल एबिलिटी, वोकैब पर मेरा मेन फोकस रहेगा आने वाली क्लासेस में. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रामर. यस, हम लोग अपनी क्लासेस में बहुत सारा ग्रामर पढ़ने वाले हैं. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रामर वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्रामर ओके विद इट्स टेक्निकलिटीज.
We are not going to understand grammar just to master the theory part of it. In our exams, what is more important is some sentences are given to us and we need to find out the errors in that. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, हमें बस उन ट्रिक्स को समझना है. एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, हम जब ग्रामर पढ़ाते हैं तो बहुत लॉजिकली पढ़ाते हैं. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसको जानना नहीं होता कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, okay, or what is the difference between a transitive verb and an intransitive verb. So these technical aspects, okay, अगर आप इसको जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है. If 4 sentences are given to us and the question is to identify which is the most correct one, I should be able to do this. And that is the reason students, grammar को logically पढ़ना becomes very very important. Okay, तो grammar हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं. एंड आई एम श्योर ग्रामर में जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी तक नहीं भी आया, हमारी क्लासेस के बाद वो इंटरेस्ट आपका कल्टिवेट होगा. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी पीपल आर लर्निंग नाउ, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंटरेस्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम्स. तो अब आप बड़े स्टूडेंट्स हो चुके हो, तो केवल इंटरेस्ट के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए. तो कीप दैट विजन वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. ओके, and now students, coming on the third point, that is reading comprehension. The third point is reading comprehension. Okay, comprehension का मतलब होता है students understanding. Comprehension basically stands for understanding. So reading comprehension, RC. So when I talk about reading comprehension, these are basically the passages. You people have to read the unseen passages, and on the basis of that, the questions will be there. And we need to solve the questions. देखने में तो स्टूडेंट से पैटर्न बहुत सिंपल होता है कि सर उस पैसेज को पढ़ना है और उसी में से तो आंसर्स देने हैं. बट बिलीव मी, जितना सिंपल ये देखता है स्टूडेंट्स उतना होता नहीं है. नाउ व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस वी नीड टू फेस, उन्हीं हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल. और आज की जो फर्स्ट क्लास है, दैट इज ऑल अबाउट reading comprehension. So this becomes the topic of today's class. आज students, I'm going to give you a complete orientation on reading comprehension. But before that, you people do understand, चाहे मैं vocab की बात करूं, grammar की बात करूं या reading comprehension, these three are the main pillars of English language. अगर कोई student vocab पर उसकी कमांड decent है and एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी grammar की भी है, and if my reading skills are good, believe me students, कोई भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, you will be able to handle the questions very well. Students, understand one thing, we are not supposed to run after the patterns of the questions. कि सर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, that is not very much important. What is more important is हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एंड दैट इज द रीजन हम शुरुआत में इन 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे. अभी तो स्टूडेंट्स आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, क्वेश्चन पेपर, उसके पैटर्न, ये सब ओके बहुत आसान होते हैं once your fundamentals are very good. So that is the reason you people have to work on the fundamentals and your basics first. Okay, चलिए अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आफ्टर गिविंग दिस इंट्रोडक्शन, पिछले 20 सालों में स्टूडेंट्स हजारों बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला. and I'll keep sharing that experience also. इतने सारे पेपर्स को हमने देखा है. यू आस्क मी, ऑलमोस्ट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करो, आई विल बी एबल टू गिव यू कि क्या चेंजेस हैं पैटर्न्स में और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, एंड हाउ एंड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल. ये सब चीजें स्टूडेंट्स मैं अपनी क्लासेस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा. एंड नाउ लेट अस बिगिन आवर सेशन ऑन मास्टरिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. चलिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. यू पीपल सी, आप देखोगे CAT का जो पेपर आता है दैट इज मोर ऑफ रीडिंग ओरिएंटेड. CLAT का जो पेपर आता है दैट इज टोटली रीडिंग ओरिएंटेड. एंड देन स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट BB एंट्रेंस एग्जाम्स, बैंकिंग, SSC, इन सब पेपर्स में आप देखोगे स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का अच्छा खासा वेटेज है. बट स्पेशली CAT एंड CLAT, ये 2 पेपर्स तो पूरी तरह से रीडिंग ओरिएंटेड है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आखिर ये एग्जामिनर्स इतने रीडिंग को लेकर कॉन्शियस क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब किसी बच्चे की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो आप मान के चलो स्टूडेंट्स
उसका थॉट प्रोसेस भी बड़ा मैच्योर्ड होता है, उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है। यू पीपल माइट हैव सीन, जितने भी कंपनीज के टॉप सीईओज हैं, इन सब सीईओज में अगर आप देखोगे, देयर इज वन हैबिट विच इज वेरी कॉमन एंड दैट हैबिट इज रीडिंग। अच्छे सीईओज ओके हमेशा बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, वो अच्छे रीडर्स होते हैं इसीलिए सीईओज बनते हैं। अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि सर सीईओ बनने के बाद कोई अच्छा रीडर बनता है। नो, you become a very good reader and you will see like the chances of you becoming a very good CEO will always be there, and that is the reason students हम रीडिंग पर हमेशा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पैसेज को पढ़कर उसकी नीटी ग्रिटी को समझकर उसके लैंग्वेज की फाइननेस एंड सटल्टीज को समझकर एंड वेरी क्लोज जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करके इफ अ स्टूडेंट इज एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टेस्ट of the logical ability of the student. That itself is a very good test of how mature the student is. So believe me, अगर मुझसे भी कोई कहा जाए, मुझसे भी कोई कहे कि सर आपको एक पेपर सेट करना है इंग्लिश का, तो instead of giving direct questions on vocab, which actually test the memory of the students, I'll focus more on reading comprehension. So that is the reason students RC क्यों important है ये आपको मैंने बता दिया। और वैसे भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था मार्क ट्वेन। ओके चलिए, मैं क्लास पर आ ही रहा हूँ स्टूडेंट्स, बट उसके पहले ये इंट्रोडक्शन मुझे देना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ और आपका इंटरेस्ट कल्टिवेट करूँ रीडिंग को लेकर। एक होता है इस ज़बरदस्ती पढ़ना और एक होता है इंस्पिरेशन के साथ पढ़ना। तो बिलीव मी, थोड़ा सा इंटरेस्ट और इंस्पिरेशन आएगा ना तो इन क्वेश्चंस को और आरसी को मास्टर करना विल नॉट बी वेरी टफ। So this famous philosopher Mark Twain gave a very famous quotation. He said, "The people who don't read good books are no better than the people who cannot read them." जो लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ते are no better than the people who cannot read them. तो स्टूडेंट्स अगर मैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में कहूँ तो हम में और गंवारों में कोई फर्क नहीं है। हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। So that is the reason we are no better than the people who cannot read them. So do understand students, पढ़ सकने से डिफरेंस नहीं आएगा। If you want to create a difference, you will have to ultimately read. Okay? चलिए, so students, this becomes the first class on reading comprehension. We people have to first understand what is the importance of RC, जो कि मैंने काफी कुछ बता दिया। Now the question arises, what to read, what are the various types of passages, what are the various types of questions, and how to improve reading speed. कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, they are under a myth. उन्हें ये भ्रम होता है कि सर रीडिंग स्पीड बढ़ा लो, the job is done. But believe me students, केवल रीडिंग स्पीड को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। We people have to ensure that our reading speed remains good, but without compromising with the accuracy and without compromising with the understanding. तो बिना अंडरस्टैंडिंग को पुअर किए अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो वेल एंड गुड, बट अगर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल फास्ट पढ़ता हूँ, दैट मेक्स नो सेंस। ओके चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने कहा था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमें लगता बहुत सिंपल है, हमें लगता है कि सर व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन, देयर आर सम अनसीन पैसेजेस वी पीपल कैन रीड एंड आई सी अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, फॉर देम रीडिंग इज नॉट अ बिग डील। तो पॉसिबली सच स्टूडेंट्स में थिंक लाइक कि सर करना क्या है, पैसेज को पढ़ा और क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, बट एक्चुअली ये पैटर्न उतना सिंपल होता नहीं है जितना लगता है। नाउ व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस? द फर्स्ट चैलेंज इज सब्जेक्ट मैटर बीइंग न्यू। अब स्टूडेंट्स सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में वो है टॉपिक ऑफ द पैसेज। आखिर वो पैसेज जिस टॉपिक पर होता है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, whether we'll be able to understand the passage and whether we'll be able to give the correct answers or not. तो इसीलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से, टॉपिक ऑफ द पैसेज। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई सी दैट जनरली जो बॉयज होते हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में। ना पॉसिबल स्टूडेंट्स अगर आपके सामने स्पोर्ट्स का कोई भी पैसेज आ जाए, आप हो सकता है उसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, फटाफट पढ़ पाएंगे, ऑप्शंस में से कंपेयर करके आंसर्स भी दे पाएंगे। Not because your English is good, but because the topic of the passage was such जिस पर पहले से आपको काफी नॉलेज था and you had a very keen interest also. But now
if the same students are going to get passages on philosophy, sociology, psychology, जिस पर हमने आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं अंडरस्टैंड, तो अब ऐसे पैसेजेस को सॉल्व करना will not be easy for us. And here the challenge is not that, the challenge is not English, but the challenge is the topic. फिर हमें क्या लगता है कि सर my English is poor, इसलिए मैं पैसेज समझ नहीं पाया. But actually students do understand. प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम एक्चुअली टॉपिक ऑफ द पैसेज में है. आप जस्ट इमेजिन करो किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के सामने RNA, DNA एंड वायरसेस या फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इससे रिलेटेड कोई पैसेज आ जाए, आप देखोगे उस स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. एंड सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस बैकग्राउंड. इफ दे कम अक्रॉस अ पैसेज ऑन बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ओके, GDP, GNP, तो स्टूडेंट्स ऐसे बच्चों के लिए देखिए बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी टफ, नॉट बिकॉज देयर इंग्लिश इज पुअर बट बिकॉज द टॉपिक, ओके, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक. तो व्हाट इज द लर्निंग हियर? द लर्निंग इज, सबसे पहले अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो रीडिंग करना स्टार्ट करो. बट अगर आप रीडिंग करते हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेजेस ही पढ़ते हैं या एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बुक्स ही पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज अपनी रीडिंग को डाइवर्स करो. दैट इज द रीजन वी कीप सजेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स. मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कितनों का इंटरेस्ट है रीडिंग में. ठीक है, बहुत कम बच्चों का होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, दे से दैट कि सर वी हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग. फिर जब मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू रीड, जनरली स्टूडेंट्स से कि सर हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, तो पॉसिबली स्पोर्ट्स का कॉलम ही पढ़ते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट हैपेंस इज, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, व्हाट हैपेंस इज जब स्टूडेंट्स हम सिर्फ नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस ही डेवलप होता है एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोकैब ही समझ में आती है. बट हमें क्या करना है? अपनी रीडिंग को डाइवर्स करना. सो दैट इज द रीजन वी सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक ऑफ 300 पेजेस, I advise all the students keep reading 300 different articles, 300 different essays. तो मैं 300 पेजेस एक ही किताब पर एक ही थीम की पढ़ूं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 300 डिफरेंट एसेज पढ़ूं, 300 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ूं. तो आप देखोगे स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को क्रैक करना विल बिकम ईजी फॉर यू. ओके, आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. तो सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड को, अपनी रीडिंग स्किल्स को डाइवर्स करो, आपके अपने सब्जेक्ट्स को डाइवर्स करो, तो डाइवर्स चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है दैट इज लैंग्वेज बीइंग इनकॉम्प्रहेंसिबल. अब जब मैं कहता हूं स्टूडेंट्स लैंग्वेज बीइंग इनकॉम्प्रहेंसिबल, व्हाट डज इट मीन? ये जेन्युइनली कई बार इंग्लिश भी बहुत टफ आती है. कई बार स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स आते हैं पैसेजेस में, पॉसिबली उनके मीनिंग्स हमें पता ही नहीं होते हैं. एंड समटाइम्स इवन इफ द वर्ड्स आर वेरी सिंपल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड पॉसिबली द सेंटेंसेस आर वेरी लेंथी ऑल्सो. तो इन सब की वजह से लैंग्वेज टफ हो जाती है एंड पॉसिबली जिसकी हैबिट नहीं हो उसके लिए इट बिकम्स अ ट्रू चैलेंज. बट एनीवे, इसका तो एक ही समाधान है, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे स्टूडेंट्स अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. और हम अपनी क्लासेस में आपके साथ बहुत अच्छे लेवल के पैसेजेस आपके वी विल कीप डिस्कसिंग, जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन वी विल एक्सप्लेन टू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार टफ पैसेजेस को भी हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड. देन कमिंग ऑन, ऑप्शंस बीइंग टू क्लोज, यस दिस इज अ रियल चैलेंज. आपको पता है मैं जितने बच्चों से बात करता हूं कि भाई इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस में क्या चैलेंज है, अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे कीप सेइंग दैट कि सर एक्यूरेसी बहुत सफर करती है, वी आर नेवर श्योर अबाउट वेदर वी आर गिविंग द राइट आंसर्स और नॉट. एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक कॉमन कंप्लेन होती है कि सर अमंग द 4 ऑप्शंस हमें ये तो पता चल जाता है कि दीज 2 आर नॉट द करेक्ट आंसर्स, बट बिटवीन द रिमेनिंग 2 वी ऑलवेज टेंड टू मार्क, और वी जनरली टेंड टू मार्क द रॉन्ग आंसर. तो बचे हुए 2 में से जब हमको चूज करना होता है तो जनरली हम लोग गलत आंसर की तरफ ही मोटिवेट होते हैं. आज हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर भी पाएंगे या नहीं. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं, यस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बट हियर टू मास्टर दिस, ओके, टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक्यूरेट आंसर्स दें, यू पीपल विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पेपर सेटर साइकोलॉजी. स्टूडेंट सोचो अगर मैं पेपर सेटर होता, मैं कैसे क्वेश्चन पेपर बनाता.
आई वुड हैव टेकन अ पैसेज किसी न्यूज़पेपर या जर्नल से या कहीं से, उस पैसेज को मैं पढ़ता एंड देन स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता। अब क्वेश्चन लिखने के बाद मेरा काम है इन 4 ऑप्शंस को लिखना। तो 2 ऑप्शंस तो मैं ऐसे लिखता जिसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, और ये वही 2 ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। पर जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं उनमें स्टूडेंट्स एक मैं सही आंसर लिखता और एक आंसर मैं ऐसा लिखता जो दिखता सही पर एक्चुअली होता नहीं। ओके, एंड दैट इज द रीजन, ये जो ट्रैप होता है। ओके, वन आंसर विल बी करेक्ट बट वन आंसर इट विल सीम टू बी करेक्ट बट एक्चुअली वो करेक्ट होता नहीं है। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, वी पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट okay this particular psychology of the paper setter. You people have to understand कि पेपर सेटर जब भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो कैसे कंफ्यूज करेगा। एंड स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इतने सालों का, मैंने ऐसे 12 पॉइंट्स बनाए हैं। ओके, वो 12 पॉइंट्स आई विल कीप डिस्कसिंग विद यू वन बाय वन इन वन ऑफ माय क्लासेस। उन 12 पॉइंट्स को जब आप अच्छी तरह से समझोगे तो ये वो 12 पॉइंट्स हैं जिससे पेपर सेटर एक्चुअली स्टूडेंट को मोटिवेट करता है टू मार्क अ रॉन्ग आंसर। तो वो 12 पॉइंट्स हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड आई वाउच, एक बार ये 12 पॉइंट समझ में आ गए तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, डू अंडरस्टैंड, जो ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, यार दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट, बी केयरफुल। ओके, एंड दैट इज द रीजन, डोंट आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन हैज टू बी मार्क्ड। इंडीड आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन हैज टू बी रिजेक्टेड। See students, if you ask a question कि मैं इस आंसर को क्यों मार्क करूं, तो वो जो गलत आंसर है लेकिन जो दिखता सही है, that will have every possible reason why that option should be chosen. But students, उसमें एक माइनर सा छोटा सा रीजन होगा जिसकी वजह से उस ऑप्शन को हमें छोड़ना है, अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द रीजन। डोंट आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन हैज टू बी चोजन, इंडीड आस्क अ क्वेश्चन व्हाई दिस ऑप्शन शुड बी रिजेक्टेड। और अगर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन का अप्रोच चेंज किया, believe me, you will get the correct answers in maximum number of cases. Anyway students, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कैसे 2 ऑप्शंस को कंपेयर करके आंसर्स दिए जाते हैं। बट हमें बस क्वेश्चन पूछने का अप्रोच बदलना है, और वो जो 12 पॉइंट्स हैं वो तो स्टूडेंट्स हमें मास्टर करने ही करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। नाउ कमिंग ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेजेस, These are the various topics। हम लोग अपनी क्लासेस में टॉपिक वाइज भी सारे पैसेजेस को लेंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर, स्पोर्ट्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट से रिलेटेड। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कई तरह के पैसेजेस पॉसिबली बन सकते हैं, बट दीज आर द मेजर कैटेगरीज। सॉरी। नाउ कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, देयर आर varieties of questions. अब स्टूडेंट्स, मैं 2 मिनट इस पर बात करूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट क्लास। तो हम छोटे छोटे कुछ पैसेजेस से स्टार्ट करेंगे और उनके आंसर्स आपको देने भी हैं, एंड देन यू पीपल विल हैव टू लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन एज वेल। नाउ सी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो कमिंग ऑन द फर्स्ट वन, डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। ओके, वेयर द आंसर्स आर डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, नो बिग डील। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, समवेयर इन द पैसेज द आंसर लाइज, योर जॉब इज जस्ट टू फाइंड आउट दैट। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर सिंपल and in almost all the exams there may be a few questions based on this particular pattern. Second is implied answer type questions, where the answers are not directly given to us, but we people have to infer the answers, we people have to find out the answers, we people have to deduce the answers. Okay, so answers directly नहीं दे रखे हैं, but हमें passage को पढ़ के हमें answers निकालने, understand. Okay, जैसे possibly if the question comes, among the 4 options, the author is most likely to agree with. इन 4 options में से possibly author किससे agree करेगा? अब इसका आंसर डायरेक्टली पैसेज में नहीं मिलेगा. First, you will have to read the passage to understand what is the thought process of author, what is author's mentality, his ideology, उसका विचार क्या है. उस विचार को समझने के बाद, author की mentality को समझने के बाद, then students you will have to compare all the options and then decide कि आखिर author किस option से agree करेगा. तो ऐसे जो questions होते हैं, these are basically implied
ओके, आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई द थीम और एसेंस ऑफ द पैसेज। ओके, यस, व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपसे नहीं भी पूछा जाए तो भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ के सबसे पहले 30-40 seconds के लिए close your eyes and just think about what is the theme of the passage. And when I talk about the theme of the passage, I mean to say, what is the main purpose of writing this passage? What is the main message this passage conveys? आखिर author students इस passage को क्यों लिख रहा है, वो क्या मैसेज देना चाहता है, what is the main motive of writing the passage, what is the main message which the author wants to communicate? That is what we need to understand. कई बार हम किसी पैसेज में 10 बातें लिखते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, इवन इफ देयर आर 10 डिफरेंट एंगल्स गिवन, देयर इज वन कोर मैसेज एंड यू पीपल हैव टू अराइव टू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास में हो सकता है 10 बातें करें, बट इस क्लास की स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर थीम है एंड यू डू अंडरस्टैंड। मैं 3 घंटे की कोई मूवी देख कर आता हूँ और कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द थीम ऑफ द मूवी, तो क्या मूवी की थीम बताने में मुझे 3 घंटे लगेंगे स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल। ओके, मैं 5-10-15 सेकेंड्स में बता दूंगा व्हाट इज दिस मूवी ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द मूवी, इजंट इट? एक 300-400 पेजेस की बुक होती है, उसकी भी सिंगल लाइन की थीम होती है, अंडरस्टैंड? तो हमेशा उस थीम तक पहुंचो। अगर आपने थीम को सही आइडेंटिफाई कर लिया, आई वाउच, ओके, आपके ज्यादातर आंसर्स सही होंगे, अंडरस्टैंड? एंड देन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द टाइटल। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अगर थीम आपको ढंग से समझ में आ गई तो टाइटल कैच करना विल नॉट बी वेरी टफ। टाइटल ना तो बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स एक रीडर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ओके, कि कोई रीडर जब उस टाइटल को देखेगा तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉसिबल कंटेंट कैन बी देयर इन दिस पैसेज। तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि इस पैसेज का कंटेंट क्या होगा। अब कई बार स्टूडेंट्स वो टाइटल इतना मिसमैच करता है कि टाइटल को पढ़कर जब हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ओके, इट इज सो डिसओरिएंटिंग बिकॉज द टाइटल डज नॉट मैच द कंटेंट ऑफ द पैसेज। आप इसे यूं समझें, जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है? दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, इजंट इट? अब आप जस्ट इमेजिन करो, टाइटल कुछ और है, अंदर का कंटेंट कुछ और है। ओके, कितना ज़्यादा डिसओरिएंटिंग हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन हमें रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसे टाइटल पढ़ के समझ में आ जाए कि ब्रॉडली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज। ओके, डन। आइडेंटिफाई द टोन एंड राइटिंग स्टाइल। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग हर पैसेज में यू विल हैव दिस क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल एंड व्हाट इज द टोन। आज की क्लास में स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग सम एग्जांपल्स, सम एक्चुअल पैसेजेस, हम लोग आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे कि पॉसिबल टोन्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल स्टाइल्स क्या हो सकती है। लेकिन आने वाली क्लासेस में आई विल टेक अ कंप्लीट सेशन ऑन टोन्स एंड स्टाइल्स। Well, I'll discuss about all possible words which can come and how you people can identify what is the tone of the passage and what is the writing style. Okay? आप लोगों ने writing style में कभी सुना होगा narrative, descriptive, rhetoric, ऐसे बहुत सारे words आते हैं, analytical. Okay? And tone में भी students, there are some passages जो बड़े positive tone के होते हैं, optimistic होते हैं, और कुछ passages बड़े negative tone के होते हैं, pessimistic, निराशावादी। और भी स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं। एनीवे, हम लोग आज कुछ वर्ड्स देखेंगे और आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। मिसलेनियस टाइप्स, कई सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। जैसे एक सैंपल क्वेश्चन मैं देता हूं, पैसेज को पढ़कर बताओ कि पॉसिबल ये पैसेज कहां से लिया गया होगा। एंड द ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर, अ मंथली मैगजीन, ओके, पॉसिबली कोई साइंस बुक। अब स्टूडेंट्स आपको पैसेज को पढ़कर डिसाइड करना है कि इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह का एनालिसिस कहाँ से लिया जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो मैं हमेशा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जब भी क्लासेस लेता हूँ, मतलब ये वो क्लासेस हैं जो स्टूडेंट्स मेरे लिए भी बहुत फेवरेट क्लासेस हैं। आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड दैट इज द रीजन मैं समय भी पूरा लेता हूँ और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि पूरे पेशेंस के साथ आप इन्हें सुने भी सही। ओके, चलिए, डन। सो नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन few passages.
तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है and there is only one question based on it. Okay, you people can have a look over the question first. We are supposed to find out an appropriate title for the passage. इसे पॉज करो, सोचो what is your answer, और इसके बाद स्टूडेंट्स you will listen to my explanation. चलिए, I guess you people have got the answers. मिला? Done? Yes. चलो आप लोग डिसाइड कर लो आपका जो भी आंसर है, अब मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, अगर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पॉज करके इसको कंप्लीट करो एंड देन लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो क्या आंसर है? हाउ मेनी से 1 2 3 4. आई थिंक अगर मैं गेस करूं तो कई सारे बच्चों का आंसर होगा सिंप्लिसिटी एंड हार्डवर्क. ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इजंट इट? या पॉसिबली कुछ बच्चों ने एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे भी आंसर दिया होगा. एंड ये चारों ऑप्शंस इस तरह के हैं और मैं हर क्लास में देखता हूं हर ऑप्शन कोई ना कोई स्टूडेंट तो मार्क करता ही करता है. ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स अपन देखते हैं व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज. अल्टीमेटली द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्योरली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. सो दैट इज द रीजन यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं अपना प्रीजुडिस, अपना पूर्वाग्रह, ओके, अपना परसेप्शन कैरी नहीं करूंगा. आई विल रीड द पैसेज एंड फ्रॉम रीडर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ऑथर्स पर्सपेक्टिव क्या मैसेज वो देना चाहता है, आई जस्ट ट्राई टू गिव द टाइटल. ओके, चलो अब इसमें लिखा है स्टूडेंट सेट्स आउट ऑन अ जर्नी, ही स्टार्ट्स इन सर्च ऑफ नॉलेज, ही बाइज अ हीप ऑफ बुक्स एंड जॉइन्स द कंपनी ऑफ टीचर्स एंड स्कॉलर्स. Books and teachers help him a little, but they cannot carry him very far. They cannot produce by themselves even 1 Newton. तो सारे बुक्स एंड टीचर्स मिलकर भी किसी स्टूडेंट को न्यूटन नहीं बना सकते. एंड दैट इज द रीजन ऑथर सेज अ स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड लाइक अ हनी बी. Okay, a bee moves from flower to flower, collects juice and turns it into honey. It cannot produce honey in a closed room. A student too has to come out of his narrow world of books and read the great books of life and nature. And इसीलिए हो सकता है कुछ बच्चों ने आंसर सेकेंड ऑप्शन भी मार्क किया होगा. अभी बताता हूँ व्हाट इज द राइट आंसर. तो पहला पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है. द टॉपिक इज सिंपल, द लैंग्वेज इज सिंपल, द वोकैब इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ओके, कमिंग ऑन द सेकेंड वन. But today, a student does not take education for a successful life. He aims only at a successful career. He likes to be an officer, a doctor, or an engineer. The result is that he fails to become a good man and a useful citizen. He learns the art of earning a living, but does not learn the art of living well. Okay, ये पूरा पैराग्राफ बच्चों आपके बारे में ही है. Okay, कि आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA या फिर गवर्नमेंट जॉब ये सब गोल्स लेकर चलते हो, बट एक अच्छी लाइफ कैसे जिए इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं. And therefore the ladies and gentlemen coming out of our colleges are no better than dewdrops. Dewdrops समझते हैं स्टूडेंट्स? ओस की बूंद, है ना? ओस की बूंद को अपन कहते हैं ड्यूड्रॉप्स. सुबह सुबह हरी पत्तियों पर जो पानी की बूंदें आती है, दिखने में बहुत सुंदर होती है, बट द मोमेंट यू टच देम दे वैनिश. ओके, ठीक उसी तरह से ऑथर सेज sorry, dewdrops no doubt look lovely, but do they not vanish even at a light touch? It is not enough to pass an examination or win a scholarship. A student must prepare himself to face the realities of life. He should not get lost in a land of dreams and the world of fashions. He should live a simple life and a life of hard work. What a wonderful passage it is. So, schools and colleges से बाहर आने वाले स्टूडेंट्स दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, isn't it? जैसे आप लोग, बट जैसे ओस की बूंद टच करते ही वैनिश हो जाती है. आप लोग भी लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस करते ही कोलैप्स हो जाते हो. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. एंड देयरफॉर द ऑथर सेज केवल एग्जाम को पास करना शुड नॉट बी द पर्पस. हमें स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, अ लाइफ ओके वेयर वी कैन थिंक इन अ सिंपल मैनर एंड द लाइफ ऑफ हार्ड वर्क. सो दिस बिकम्स द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ. Now let us see what is the correct answer. You people have to first understand what is the main message and what the paragraph is all about. ये पूरा पैराग्राफ बात करता है स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट को वैसा होना चाहिए, स्टूडेंट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कम से कम टाइटल में स्टूडेंट वर्ड तो होना ही चाहिए, isn't it? Unless the student word is there, possibly, okay, जो भी रीडर इस टाइटल को पढ़ेगा
विल नॉट बी एबल टू गेस कि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है। जब ये पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट्स की बात करता है तो आई बिलीव दैट कि कम से कम टाइटल में स्टूडेंट वर्ड तो होना ही चाहिए। तो देयरफॉर ये दोनों जो ऑप्शन है स्टूडेंट ये बहुत ही जनरल ऑप्शन हैं। अच्छा, आप इसको यूं समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू फॉरगेट दिस पैराग्राफ, नाउ आई एम गिविंग यू अ टाइटल सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क, एंड इस पर यू विल हैव टू राइट अ पैराग्राफ। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको टाइटल दे दिया सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क पर आपको एक पैसेज लिखना है। अब आप क्या लिखना स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, बताओ? यस, पॉसिबली आप किसी जनरल डायरेक्शन में भी जा सकते हो। यू मे राइट अबाउट यस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हार्ड वर्क इन जनरल रादर देन फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमें स्टूडेंट्स पर फोकस करना है जस्ट बाय सीइंग द टाइटल। इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम स्टूडेंट्स वर्ड तो होना चाहिए। Now there are two options here. One is aim of students today and one is students life. Am I talking about aim of students today? हालांकि मैंने एम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया कि आज का स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, बट एक यूजफुल सिटीजन कैसे बने उस बारे में नहीं सोचता। बट फिर भी स्टूडेंट्स, यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, am I talking more or focused about aim of students today? अगर कोई मुझे टाइटल देता ना एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे पर लिखना है तो मैं लिखता आज का स्टूडेंट बड़ा एम्बिशियस है, ओके, बड़े एग्जाम्स देना चाहता है, बड़ी पोस्ट पर जाना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, ओके, ग्लोबल करियर बनाना चाहता है। बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम ऑफ स्टूडेंट्स टुडे इन पर्टिकुलर हियर। मैं तो बहुत जनरल बातें कर रहा हूँ, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट एंड थर्ड में, द बेस्ट आंसर हियर इज स्टूडेंट्स लाइफ। ओके, so third option is the correct answer and I believe that आप लोग agree करेंगे, and if you disagree, you people have all the rights to raise your doubts, to ask a question and we can discuss further. Okay, so here students the correct answer is third option. चलिए without wasting time एक और छोटा सा passage, and this time once again you people are supposed to find out the title. ये पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स पर हमारा मेन फोकस है। अभी तो रीडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे देखो कितने बड़े और अच्छे पैसेजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, पढ़ा, पॉज करो, गो थ्रू दिस। ओके, चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर नाउ? आई थिंक जितना मैंने देखा है मेजरली स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, बिटवीन थर्ड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन। इज इट? तो आपका भी कंफ्यूजन इन्हीं दो ऑप्शंस में है या कुछ और है? यस, चलो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। एक बार इस पैसेज को मेरे साथ वापस से पढ़ेंगे तो बेटर होगा। देयर इज येट अनदर काइंड ऑफ अनरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स। वापस से पैसेज स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स फील दैट थिंग्स आर नॉट एज दे शुड बी। देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, इन्हें हमेशा अंडरलाइन किया करो, इन्हें हमेशा ध्यान से देखा करो। वॉक ऑफ लाइफ, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एंड वहां पर डैश ऑफ लाइफ, वन ऑप्शन वाज वॉक, वन ऑप्शन वाज टॉक, इसी तरह से 4 ऑप्शंस वर देयर। बट अगर हमने ये फ्रेज कभी सुना है वॉक ऑफ लाइफ, ओके, दैट मीन्स द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइफ, द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल अंडरस्टैंड। तो व्हेन आई से वॉक ऑफ लाइफ, दिस बिकम्स द फ्रेज। तो ऐसे कॉमन जो फ्रेजेस होते हैं वो सुना करो। ध्यान रखना, एक अच्छा स्टूडेंट अगर बनना है ना, ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करो। ओके, हर छोटी छोटी चीज पर ऑब्जर्व करो। केवल टीचर जो पढ़ा रहा है वो मत सीखो, जो टीचर नहीं भी पढ़ा रहा है उसे भी कैच करने की कोशिश जरूर करें। दे कैन नॉट बी ब्लाइंड एंड डेफ। ओके, आई गेस यू पीपल अंडरस्टैंड डेफ कौन होता है? हु कैन नॉट लिसन। So they cannot be blind and deaf to what goes on around them. Are they not living human beings? How can they remain cut off from society? So it is but natural for them to take interest in the social, political and economic life of their country. Now, to take active interest in the lives of the people and to voice their feelings is not an act of indiscipline. So students try to understand. Author says, समाज में जो भी चल रहा है, एक स्टूडेंट अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, उसे पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठाता है और कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, दैट इज नॉट इनडिसिप्लिन। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज हियर।
It only shows that the world of students is alive and alert. But to act under the influence of political parties and to join the violent agitations for political ends is no doubt an act of indiscipline. Yes, now you people understand. But under the influence of political parties, if the students join their violent agitations with some political motive, okay, this becomes an act of indiscipline. तो ऑथर कहता है वैसे तो कोई स्टूडेंट अगर अपनी आवाज उठाता है दैट इज नॉट इनडिसिप्लिन, बट किसी सॉरी किसी पॉलिटिकल मोटिव के साथ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अगर स्टूडेंट किसी वायलेंट एजिटेशन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशंस करना, विरोध प्रदर्शन करना, इजंट इट? भीड़ इकट्ठा हो जाती है सड़कों पर, मोदी सरकार हाय हाय, ओके, तो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगते हैं. What is that? This is known as agitations, demonstrations, विरोध प्रदर्शन. So you people try to understand. अच्छा, जितने भी नए वर्ड्स आते हैं, keep noting them. इन सब वर्ड्स को स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करो. एक अलग से कॉपी बनाओ इंग्लिश की, उसका जो फर्स्ट हाफ है दैट हैज टू बी वोकैब. और जब भी कोई नया वर्ड आता है उन्हें स्टूडेंट्स अलग से नोट करने की हैबिट डालो. ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीवे, वोकैब के सेशन में मैं और डिटेल से इस पर बात करूंगा. पर फिलहाल स्टूडेंट्स, अगर आप राजनीतिक उद्देश्य से आपके पॉलिटिकल मोटिव के साथ वायलेंट एजिटेशन में पार्टिसिपेट करते हो, ऑथर सेज यस इट इज इनडिसिप्लिन, एंड देन द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू डील विद द प्रॉब्लम एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. In some cases, however, students alone are not responsible for indiscipline. Our school and college committees and university bodies have become hotbeds. Okay, गढ़ बन चुके हैं वो politics के. Most of the members of these committees are politicians. They have to take the help of both the students and the teachers alike to gain their ends. Okay, there are again teachers, politicians too. They all encourage indiscipline among students. And this type of indiscipline can go only when politicians quit these temples of learning. So in the second paragraph, we people are actually trying to understand who is responsible for this indiscipline. And the author says, only students are not responsible. Okay, teachers, politicians, okay, they all are responsible for this indiscipline which is there among the students. So अब आप समझना students, हमने first paragraph में we tried to define what is indiscipline and what is not. And in the second paragraph, we focused on understanding who is responsible for indiscipline. और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की. अब आप देखो, इस पूरे पैराग्राफ में दो कीवर्ड्स हैं. One, we are talking about students, and second, the crux is, the most important point is, we are trying to understand what is indiscipline and who is responsible for that. So the second keyword is indiscipline. अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचें कि सर आंसर पॉलिटिशियंस भी तो हो सकता है. ओके, बिकॉज पॉलिटिशियंस भी तो कीवर्ड है, इतनी बार आ चुका है. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, इनडिसिप्लिन को डिफाइन करते समय पॉलिटिक्स का रेफरेंस आया, या फिर इनडिसिप्लिन के लिए कौन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते समय वी हैड द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस, बट दैट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द पैसेज. द मेन पर्पस इज टू टॉक अबाउट इनडिसिप्लिन, टू अंडरस्टैंड. तो इनडिसिप्लिन को डिस्कस करते समय we had a reference of politicians, but still the main purpose is to talk about indiscipline. So here students, I'll go with fourth option, indiscipline among students. एक तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और एक हम इनडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं थर्ड ऑप्शन को मार्क नहीं करूंगा. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है इनडिसिप्लिन, दैट इज मिसिंग. जबकि इस पूरे पैसेज का मेन पर्पस है टू डिस्कस इनडिसिप्लिन एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आई होप स्टूडेंट समझ में आया. चलो एक और छोटा सा पैराग्राफ मैं लूंगा, और इस बार एक छोटा सा पैराग्राफ, बट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ओके, चलिए. तो दिस बिकम्स द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस क्लास. तो 3 क्वेश्चंस हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, टॉपिक बहुत सिंपल सा है, जस्ट 5-7 मिनट्स एंड वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. चलो पॉज करो, गो थ्रू करो, समझो अच्छी तरह से एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर्स. ओके, शैल वी डिस्कस नाउ? ओके, चलिए सुनना स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स. स्पीच इज ग्रेट पेशेंस. एक तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है ना, स्पीच के बारे में. अच्छा, हो सकता है वर्ड्स फिर भी पॉसिबली ऐसे कुछ वर्ड्स हों जिसके मीनिंग्स हमें पता नहीं हो, या हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करें. ओके, लेट अस सी.
कमिंग ऑन, चलिए पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, अज्यूमिंग दैट. ओके, आई एम कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. The best way to win a friend is to avoid. Yes, what is the right answer? Okay, yes. Chalo, the answer is given here. A slip of the tongue, the use of unusual word or of an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Students, इन तीन चीजों की वजह से हम दुश्मन बना बैठते हैं जहां पर अपन दोस्त बनाने चले थे. कौन कौन सी चीजें? स्लिप ऑफ द टंग, सेकेंड अनयूजुअल वर्ड्स को यूज करना, एंड थर्ड एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज करना. So even if you people don't know what is the meaning of ambiguous, let us not worry. अगर ambiguous का meaning नहीं भी पता है, ज़्यादा चिंता मत करो, but still you people can focus on marking the correct answer. Still you people can mark the correct answer. Because question क्या है? The best way to win a friend is to avoid. अगर दोस्त बनाना है तो क्या avoid करना है? Understand. Yes, ambiguous होने से तो दुश्मन बन जाते हैं. तो बस हमें avoid क्या करना है? Ambiguity. The correct answer is ambiguity. So students do understand fourth option becomes the correct answer and this becomes a direct question. Okay? चलिए, वैसे ambiguous का meaning क्या होता है? Let us try to understand. To understand the meaning of ambiguous, you have to first understand what is the meaning of ambi. Ambi becomes a root word जिसका basic मतलब होता है students both. Understand. तो जब मैं ambiguous कहता हूँ, इसका मतलब है something which gives two meanings. Something which gives two meanings. And that is the reason. Okay, the listener is not able to understand आखिर वो speaker बोलना क्या चाहता है. So anything which is confusing or anything which is not clear can be called as ambiguous. Okay, understand ambi का मतलब both. So what is the meaning of ambiguous? Something which is not clear. Okay, और इसी को students हम लोग और कहते हैं equivocal. Equivocal का मतलब भी होता है something which is confusing, not clear. और ये जो रूट वर्ड है ना स्टूडेंट्स ambi, इससे बहुत सारे वर्ड्स और भी बनते हैं. ओके, कभी आप लोगों ने सुना है ambivert? Yes, what is the meaning of ambivert? Yes, yes. अच्छा, कभी सुना होगा ना introvert, extrovert, isn't it? तो बस उसी से बनता है ambivert. तो introvert and extrovert जिसमें दोनों क्वालिटीज होती है उसे अपन कहते हैं ambivert. Anyway स्टूडेंट्स, एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ. Now after the class, ठीक है, you people will have to find out okay more such words where the root is ambi. Okay, चलिए आप पता करना. अब वो क्या आपकी क्लासेस में अपन इन सब पर और डिटेल से बात करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरनी? ओके, आयरनी क्या होता है? आयरनी इज समथिंग व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार अपने जो कमेंट्स होते हैं बड़े आयरॉनिकल होते हैं. जैसे मानकर चलें किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बट स्टिल इफ आई से वाव यार व्हाट अ वंडरफुल हैंडराइटिंग, अगर मैं कहता हूँ वाव यार क्या शानदार लिखता है, तो यस उसे समझ में आ जाएगा माई स्टेटमेंट इज आयरॉनिकल. एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है, बट मैं अपोजिट कह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट आयरनी इज ऑल अबाउट. यू जस्ट इमेजिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला वो खुद ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे. ओके, so this becomes a situational irony. Understand? एक और एग्जांपल लेते हैं to understand it. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वर्ड है big. अच्छा, you people know what is the meaning of big? बड़ा. अब जिसका मीनिंग ही बड़ा है, how come that word itself is so small? Yes, एक big जिसका मीनिंग ही बड़ा है, how come the word itself is so small? So what is this? This also becomes an example of irony. Yes. वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्डी होना. ओके, अननेसेसरीली स्टूडेंट जब आप ड्रैग करते हैं, जरूरत से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, तो इसको अपन कहते हैं वर्बोसिटी. एंड पॉम्पोसिटी जो दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है. अंडरस्टैंड? दिस मैन इज सेल्फ प्रेजिंग. आप इसके साथ जब भी बैठोगे खुद की तारीफें करता रहेगा. एनीवे, अभी मैं वो क्या पर बहुत फोकस नहीं करना चाहता. अदरवाइज फिर भी अगर आपको इनके मीनिंग समझने हैं, इनके कुछ सिनोनिम्स देखने हैं, तो आप पॉज करके डिक्शनरी रेफर करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में. ओके, वो क्या आपकी क्लासेस में. नाउ व्हाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन वी शुड यूज. यस, व्हिच इज द राइट आंसर? क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ ज्यादातर बच्चों ने, कुछ बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, बट हाँ, but first option is indeed not correct.
आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर थर्ड होगा. लेट अस सी नाउ, जस्ट अ सेकेंड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर थर्ड होगा. लेट अस सी कहाँ दे रखा है इसका आंसर. यस, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज and the ordinary speech of an educated may strike an uneducated listener as pompous. प्रॉब्लम क्या है, किसी एजुकेटेड की ऑर्डिनरी स्पीच किसी अनएजुकेटेड के लिए पॉम्पस हो जाता है, मतलब भारी भरकम बड़े बड़े वर्ड्स हो जाते हैं. तो किसी एजुकेटेड की ऑर्डिनरी स्पीच दैट एक्चुअली बिकम्स पॉम्पस फॉर समवन हु इज अनएजुकेटेड. तो नाउ द बिग क्वेश्चन इज, आखिर मैं अनएजुकेटेड के साथ इंटरेक्शन करूंगा कैसे? अंडरस्टैंड, दैट बिकम्स द बिग क्वेश्चन. So while talking to an uneducated person, we should use what? देखो, ऑर्डिनरी स्पीच तो आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज जो एजुकेटेड के लिए ऑर्डिनरी है वो अनएजुकेटेड के लिए टफ है. सो नाउ व्हाट हैज टू बी द आंसर? नाउ इन केस इफ यू से सिंपल वर्ड शुड बी द आंसर. पर बेटा सिंपल वर्ड्स ये भी तो रिलेटिव टर्म है ना. अगर एजुकेटेड के लिए जो सिंपल है हो सकता है अनएजुकेटेड के लिए बहुत ही टफ हो. अंडरस्टैंड? Okay, but what is the meaning of simple words? The words which can be simple for me may not be so simple for you. तो अगर मैं मेरे हिसाब से simple word use करूंगा तो तुम्हारे लिए वो tough हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो फिर मैं बात कैसे करूं? ओके, तो हियर द बेस्ट आंसर पॉसिबली, अगर आप सोच रहे हैं पोलाइट लैंग्वेज, एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट पोलाइटनेस और रूडनेस, इस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन. Why second option is the best answer? Because आप अनएजुकेटेड के साथ बात कैसे करेंगे? उसे जो वर्ड्स आते हैं यूज देम. भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो सारे वर्ड्स आते हैं. ओके, तो व्हाट इज नीडेड? यू यूज द वर्ड्स which that person is able to understand. So you have to interact with that person in his vocabulary. So students, try to understand. ये जो question था, the answer is not very much direct here. You people have to deduce the sentence. You people have to read the sentence. And then you people will have to deduce the correct answer. So it was a very interesting and very good question. Okay, possibly majority of the students will mark a wrong answer here. So students, I think आप convinced होते हो second option is the best answer. Yes, एक बार वापस से सोचो, read the sentence, you will actually come to know. Okay, चलिए, speech can be cursed because it can. Now this becomes the most direct question, and the correct answer here is third option. Why third? Because अगर आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा. It can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood, and therefore students, it can become a curse. Otherwise, it is a great blessing. So speech can become a curse also. कि अगर अपन ने इसको ढंग से यूज नहीं किया तो पॉसिबली आपका जो एटीट्यूड है, okay, that can be misunderstood. So therefore, it can become a curse. So this was another simple paragraph. अब स्टूडेंट्स लास्ट 2 मिनट्स जनरल टोन्स, ये कुछ वर्ड्स हैं. एनीवे, ये टोन्स पॉजिटिव हैं, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं. ओके, इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और इन सब को हम लोग क्लास में लेंगे जब मैं टोन्स एंड स्टाइल्स की बात करूंगा, वो क्या आपकी क्लास लूंगा. बट मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स पॉज करो, इन सब वर्ड्स को नोट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स ऑन योर ओन. डिक्शनरी खोलने की आदत डालो. ओके, तो प्लीज इन सब वर्ड्स को लिखेंगे, डिक्शनरी रेफर करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. एंड दीज आर द जनरल राइटिंग स्टाइल्स. ओके, नरेटिव, जिस तरह से एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, ओके, कहानी बोली जाती है, उसको कहते हैं नरेटिव स्टाइल. ओके, सो व्हाट एवर हैज हैपन, मैं सिर्फ उसे प्रेजेंट करता हूँ. ओके, डायरेक्ट वर्ड्स में प्रेजेंट करता हूँ. दिस इज व्हाट बीइंग नरेटिव इज. एनीवे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, तो इसलिए इन सबको भी हम बहुत डिटेल से समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, एंड दैट इज द रीजन अभी फिलहाल आई एम नॉट डिस्कसिंग मच ऑन दीज वर्ड्स. ओके, बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर दी कमिंग क्लासेस. ओके, सो बाय द स्टूडेंट्स द फर्स्ट सेशन गेट्स ओवर. आई थिंक बड़ा मजा आया होगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर एक कमिटमेंट, इंटरेस्ट, कन्विक्शन आ गया होगा. इससे फाइनली इन एग्जाम्स को अगर निकालना है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर कमान बनानी है, आंच आइकन के साथ हमको आगे बढ़ना है. एंड बिलीव मी, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हम बात करें, लेट इट बी मैथ्स, DILR,
इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ओके, एनीथिंग। इतने सालों में सिस्टम इतना रिफाइंड हो चुका है, ओके, मैं तो यहां तक कहता हूं 90% काम आइकन करेगा। केवल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 10% अपनी रेगुलरिटी और लगन देनी है। ओके, सो कैन यू डू दिस? श्योर। सो ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सभी दोस्तों को आइकन CLAT के बारे में, आइकन इंस्टीट्यूट के बारे में कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।